हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएल जेई का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है। इस वजह से हमारे साथ आज यूपी पीसीएल जेई में सेलेक्टेड जो हैं हमारे जेई साहब आशीष जी हमारे साथ में हैं। वो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे यूपी पीसीएल जेई की तैयारी सही ढंग से करें। तैयारियां तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सही ढंग से कैसे प्रिपरेशन करें ताकि आप लोग सिलेक्शन को प्राप्त करें। और ईटीआई में आपकी ट्रेनिंग होती है, तो अभी हम लोग सभी लोग ईटीआई में हैं, जो जितने भी जेईस हैं, तो आप यहाँ पे ईटीआई में आ सकें। तो आशीष जी, आप कृपया आप सभी हमारे जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएल जेई की, उनको आप बताएं कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें यूपी पीसीएल जेई की, ताकि वो सिलेक्शन प्राप्त करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, कुछ आपको लीक से हटके बताने वाली चीज़ें नहीं है, सब कुछ आपको पता ही होगा जो बताने जा रहे हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक से पॉइंट है और आप भी मिस कर जाते हो, हम भी उस स्टेज पे थे तो मिस होती थी वो चीज़ें। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। हर लड़के के मन में अभी जो ख्याल है, हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स वो यही पूछते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, आपने कौन कौन से बुक पढ़ लिए थे। तो बेसिक सा वही है, जो आपके पास था कंटेंट वही हमारे पास था, जो आपके पास बुक है वही हमारे पास थी। बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना था और कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा एक ये चीजें बता देने से आपको ये लगता है कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो। तो ये अनसर्टेनिटी हम लोगों के भी मन में थी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे। क्लियर नहीं हो पाता था कि यार जो पढ़ रहे हैं वो कितना यूजफुल है हमारे एग्जाम के लिए। तो हम लोग भी ऐसे ही पूछा करते थे जैसे आप लोगों के मन में संदेह है। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैंने किया था, अगर हो सकता है वो आपके लिए उपयोगी हो। हमारे लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी मदद किया उन कंटेंटों ने। तो सबसे पहले आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा। मैं अपने तैयारी का जो सिलेबस था उसको दो भाग में बांट रखा था। तो एक था पारंपरिक यानी कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल, ऐसे करके मैं अपना तैयारी किया था। तो कन्वेंशनल में आप वही जानते हो, जैसे बेसिक मशीन हुआ, बीडब्ल्यू हुआ, मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ, और जो नॉर्मल जो भी है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में वो था जो मैंने ये देखा कि पिछले दो तीन एग्जाम से या फिर 2-3 सालों से एग्जाम का जो बदला हुआ पैटर्न है उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनसे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते थे, लेकिन इतना तो आते थे कि बाद में वो काफी मेजर डिफरेंस पैदा कर देते थे सिलेक्शन के समय। तो वो विषय इस प्रकार से हैं। पहला तो आप मटेरियल पढ़िए, इंजीनियरिंग मटेरियल जो है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, और ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग और वायरिंग। ये चीजें ऐसी थी जहां से दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन करके आते थे, ओवरऑल 15-16 क्वेश्चन बन जाते थे, और यही गलत हो जाते थे। बाद में ये होता था यार हम सिलेक्शन हमारा हुआ नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग क्या थी नॉन कन्वेंशनल में हमारे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है, चाहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन पर आप ज्यादा फोकस करिए। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से मेरिट बनता है, जहां से मेरिट बनता है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है बीडब्ल्यू से हर कोई पढ़ता है, मशीन हर कोई पढ़ता है, पावर सिस्टम हर कोई पढ़ता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भाग हो जाए, चाहे एनालॉग हो, डिजिटल हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यही पढ़िए, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ा था और मुझको बहुत लाभ हुआ। मैं रेलवे में भी चयनित हुआ, मुझे लखनऊ डिवीजन मिला, उत्तर रेलवे का डिपार्टमेंट मुझे वर्कशॉप मिला था, जिसको मैंने ना ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद तो उसी समय यूपीपीसीएल में चयन हो गया था, तो मैंने यूपीपीसीएल को वरीयता दी। इस समय मैं बतौर जेई केस्को कानपुर में कार्यरत हूँ, वर्ल्ड बैंक बाला डिवीजन में। तो नॉन कन्वेंशनल में आप मटेरियल का कैसे पढ़ेंगे। आरपी गुप्ता की डिप्लोमा में किताब आती थी, आरपी गुप्ता की इंजीनियरिंग मटेरियल की, जिसको ट्रिपल एम के नाम से हम लोग जानते थे, ट्रिपल ई एम। तो उसको ले लीजिए, पहले उससे पढ़िए, और उसके बाद जो जेबी गुप्ता के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं मटेरियल के, उसको कर लीजिए। और एक पुराने पेपरों में किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे आप ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप यूथ का सहारा ले लीजिए, जो अभी बुक आती है उसमें पिछले साल के क्वेश्चन का संकलन है, तो उसको आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं कि पुराने पेपरों को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड थिंग पे आते हैं कि ट्रिपल एम हो गया, आप यूटिलाइजेशन के लिए भी जेबी गुप्ता को प्रेफर कर दिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको कर डालिए। और यूटिलाइजेशन के लिए एक मैं और चीज़ें ऐड करूंगा, अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिल सके, आप बीएल थरेजा का जो यूटिलाइजेशन वाला भाग है उसको
कुछ क्वेश्चन है 50 60 70 के आसपास, उसको कर लीजिए। एक एक अध्याय में मिल जाएंगे आपको। ये यूटी हो गया, ट्रिपल एम हो गया। मेजरमेंट पे आते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो काफी गलतियां जहां से होती हैं। मेजरमेंट में आप शुरू में वही सबसे पहले एरर वाला पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पीछे ध्यान दीजिए, ट्रांसड्यूसर वाला सेक्शन हुआ, और उसके बाद मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट हुए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हुए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और गलत होते हैं। बाकी एमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, ये तो नॉर्मली हर कोई सही कर जाता है। तो आप मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और उधर जो ट्रांसड्यूसर वाला सेक्शन है उसको आप पढ़ेंगे मेजरमेंट में। उसके लिए क्या, आप जेबी गुप्ता को प्रेफर कीजिए, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी बुक है, हमको बहुत फायदा हुआ इससे। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं एक भी बार तो इसको मत पढ़िएगा। फिर जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसी को कई बार रिवाइज करिए, कुछ नया मत पढ़िए कि हम जेबी गुप्ता बोल रहे हैं आप जेबी गुप्ता पर लग जाओ सब। जी जी साहब, जैसे 3 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को कई बार जी बिल्कुल ये बिल्कुल। लगाया जाए। हमारे एक सर थे, वो भी यही कहा करते थे, आर के राजपूत लगा रहे हैं तो उसी को 4 बार लगाइए। लेकिन ऐसा मत करिए कि आर के राजपूत ले लिया, वी के मेहता भी ले लिया, जेबी गुप्ता भी ले लिया, यूथ भी ले लिया, तो सबको आप नहीं एक साथ लगाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप एक किताब पिक करिए जिसपे आपका अच्छा कमांड है, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, आपको बहुत फायदा होगा। ये मेरा मानना है। मैंने एक ही किताब चूज की थी इसलिए मैं एक ही रिकमेंड करता हूँ। और लौट के आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन पे। आप पहले तो जो डिप्लोमा की बुक थी बेसिक बुक, उसको आप जरूर अध्ययन करिए, वो लाइन टू लाइन अध्ययन करिए, गूढ़ता के साथ अध्ययन करिए, डीपली अध्ययन करिए उसका। आपको हर एक पॉइंट का मतलब समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप किसी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने जेबी गुप्ता का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हल किया। डिजिटल के लिए आप जो डिप्लोमा की बुक थी, मैंने सिर्फ उतना ही किया, मैंने किसी भी बुक का और सहारा नहीं लिया था। थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो जेबी गुप्ता के देख लिए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अदरवाइज हमने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा की हिंदी वाली बुक पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा की हिंदी वाली बुक आपको पढ़ना है। उसके बाद किसी एक अच्छे किताब को पकड़ लीजिए जिसपे आपका अच्छा कमांड है, उसके ऑब्जेक्टिव कर डालिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पिछले साल के जो पेपर्स आ रहे हैं विभिन्न एग्जाम में, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, कोई एक किताब उठा लीजिए मार्केट से, उससे आप पुराने जो 2 4 6 साल जितना हो सकता है उसके पेपर आप चालू कर डालो। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ट्रिपल एम हो गया, मेजरमेंट हो गया, यूटिलाइजेशन और ट्रैक्शन हो गया। इतनी सारी चीजें आप अगर, हाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और दूसरा वायरिंग वाला। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में अर्थिंग वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से पढ़िए। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कुछ चीजें अब आने लगी हैं, विभिन्न प्रकार के स्विचेस हैं उनका यूज कहाँ होता है, ये सब चीजें आने लगी हैं। कुल मिला जुला के 5 7 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से। फाइनली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की किताब है टीडी विस्ट की, आप पहले उसको प्रेफर करिए, उसके बाद किसी क्वेश्चन खोज खोज के उसको हल करिए। यूथ में कुछ मिल जाएंगे आपको, कुछ और किताबों में मिल जाएंगे, उसको आप वहां से खोज के ईडी को बैलेंस कर सकते हैं। रही बात वायरिंग की, तो वायरिंग इंपॉर्टेंट है, वायरिंग आप जरूर पढ़िए। विभिन्न प्रकार की वायरिंग है, कहाँ यूज करती है, किसके क्या प्लस माइनस है, ये इस पे करिए। 2 4 क्वेश्चन यहाँ से आने तय होते हैं आपके लिए। तो आप ये नॉन कन्वेंशनल जो है इस पे मजबूती बनाइए, ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा। 15 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कुल मिलाकर के, लेकिन ये आपको डैमेज कर सकते हैं अंत तक। जय साहब, कंट्रोल सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हुए जो लेटेस्ट अभी, तो उसमें इसका बड़ा ट्रेंड रहा है, क्योंकि आज ऑटोमेशन का टाइम चल रहा है। सब पीएलसी हुआ, स्काडा हुआ, माइक्रो कंट्रोलर हुआ, यही सब सारी चीजें आजकल ट्रेंड में है, प्रचलन में है। इसके लिए आप एक अच्छे राइटर का बुक उठा लीजिए, कोई भी एक, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर, पीएलसी, स्काडा का कुछ एक सम्मिलित अध्ययन दिया गया हो, उसको अध्ययन कीजिए, कर लीजिए। डिप्लोमा के स्तर में बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक ओवरव्यू टाइप का अध्ययन करिए उसका, पीएलसी हुआ, माइक्रो कंट्रोलर हुआ, स्काडा हुआ, ये सब चीजों के लिए इसको ऐड कर लेंगे तो आपको 4 6 क्वेश्चन तो यहाँ से सही हो ही जाएंगे। सेकेंड थिंग, अब मैं थोड़ा सा पीछे लौटता हूँ पावर सिस्टम वाले सेगमेंट पे। पावर सिस्टम के लिए मैं सिर्फ एक और एक बुक रिकमेंड करता हूँ जो मैंने पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव कर डालिए, उसके मैचिंग वाले कर लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लीजिए, और वो किताब का नाम है जेबी गुप्ता। चाहे जनरेशन का सेक्शन हो, चाहे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन हो, चाहे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होता है, सब के लिए वो किताब बहुत यूजफुल है। मैं किसी किताब को इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इस किताब को इस पार्टिकुलर सेगमेंट के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। पावर सिस्टम के लिए आपके लिए जेबी गुप्ता सबसे यूजफुल होगी। अब मैं ये, इसका मतलब ये नहीं है मैं कि और किताबों को खारिज कर रहा हूं, नहीं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाएंगे जेबी गुप्ता से। लेकिन मैं फिर यहाँ से आपको रिवाइज कराऊंगा कि अगर आपने जेबी गुप्ता नहीं पढ़ी इसके पहले तो मत पढ़िएगा, जो किताब आप पढ़े हैं वही पढ़ना है। जी साहब, कई लोगों का कहना है कि जेबी गुप्ता जो होता है वो बहुत हाई लेवल की बुक है, उसमें गेट और ईएस के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या वो यूपी पीएसएल जेईई के लिए पढ़ना सही रहेगा? सही कह रहे हैं आप। उसमें जो बहुत सारे 30-40% क्वेश्चन ऐसे जो हमारे यूज के नहीं है, उसको टच नहीं करना है, उसको देखना नहीं है।
जो वन लाइनर टाइप के हैं उन्हीं को पढ़ना है। जो छोटे हैं आप देख के समझ सकते हो, जितने लोग तैयारी कर रहे हो कौन सा अपने स्तर का है, तो आप उसको इक्वल पिक करिए। एक चीज और मैं कहूंगा, ऑब्जेक्टिव करके हट नहीं जाना है। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, मिसलेनियस करना है और मैचिंग का करना है, सब क्वेश्चन करने हैं। इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जनरेशन हुआ, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, स्विच गियर, या आपको जेबी गुप्ता से मिल गया। मशीन के लिए आप कोई भी एक किताब ले लीजिए, सभी किताबें अच्छी हैं। जो आपको अच्छा करे, ऑब्जेक्टिव जिसमें आपका कमांड उसी को मल्टीपल टाइम्स कर डालिए, मशीन का आपका काम हो जाएगा। बीडब्ल्यू के लिए हाँ, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बीडब्ल्यू से। वो आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो फार्मूला ओरिएंटेड होंगे। अगर आपके पास बीके मेहता की किताब है तो अच्छी है, नहीं है तो जो भी किताब है आपके पास उसके न्यूमेरिकल्स कर डालिए। फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, चाहे एसी फंडामेंटल हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, या फिर कैपेसिटेंस हो, डीसी सर्किट हो। तो ये आपका जो बेसिक नॉलेज है, आप लोगों ने बीडब्ल्यू काफी अच्छा पढ़ भी रखा होगा, इतना मुझे विश्वास है। इसमें आप पिछले साल के क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं उसको करिए, और कोई एक किताब जो आपका कमांड है उसी को बीडब्ल्यू कर डालिए। अगर आप बीके मेहता किताब रखे हो तो उसके न्यूमेरिकल करिए। उसका जो पॉलीफेज सिस्टम है वो सबसे बेटर दिया है, मुझे उसका पॉलीफेज सिस्टम बहुत अच्छा लगा। तो आप बीडब्ल्यू के लिए बीके मेहता से बेहतर किताब डिप्लोमा स्तर पर मैं नहीं समझता। बाकी यदि आप किसी और किताब से तैयारी है तो आप उसी को रेफरेंस लीजिए। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके बारे में। शायद आपको ये बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, बस ये विश्वास दिलाता हूँ कि हाँ यही चीजें हैं। अगर अच्छे प्रकार से आप किए हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किए हो, डीपली रिवीजन किए हो, तो आपका बेहतर परिणाम आएगा। इस बात का मुझे विश्वास है और आप भी विश्वास करना सीखिए। तो आशीष जी, ये तो रहा कि कहाँ से पढ़ना है। अब ये बताइए कि किस तरीके से पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। पढ़ते सभी लोग 7-7 8-8 घंटे हैं, लेकिन चैन नहीं पा पाते हैं। तो ये बताइए कि कैसे पढ़ें। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है पिछले 3-4 वर्षों से, तो स्वाभाविक है हमेशा से ये दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहता है कितने घंटे पढ़ लिया जाए। तो ये हर व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। आप कितने घंटे पढ़ करके आप सुकून पा लेते हैं, कितने घंटे पढ़ करके आपका सिलेबस मेंटेन हो जाता है। ये इट्स डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। किसी को रात को पढ़ना पसंद हो रात को पढ़े, किसी को दिन को पढ़ना है तो दिन को पढ़े। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि आप जैसे 30 डेज के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 70 to 80% कोर्स आपका कवर हो जाना चाहिए 30 डेज में। इस प्रकार से अपना बना के रखिए कितने घंटे आपको पढ़ना है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। एक आईएएस बनने वाला भी कहता है मैं 8 ही घंटे पढ़ता हूँ, तो आप जेई बनने वाले को इतना अधिक लोड लेने की जरूरत नहीं है। और वो लड़के जो पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं वो रिलैक्स रहें, काम रहें, पीसफुल रहें, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद पर विश्वास करिए, अपने मटेरियल पर विश्वास करिए, अपने पोटेंशियल पर विश्वास करिए। जितना पढ़े उसी को कई बार रिवीजन करिए, कुछ नया खोजने की कोशिश मत कीजिए। उतने से ही आपका सही रिजल्ट आएगा। तो आशीष जी, ये तो रहा हमारा टेक्निकल पोर्शन। और यूपीपीसीएल जेई में देखिए 150 टेक्निकल आते हैं और 50 क्वेश्चन जो होते हैं नॉन टेक के होते हैं। तो एक जो अहम पार्ट हमारा है नॉन टेक का 50 नंबर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप उसमें से 50 में से 40 नंबर गेन कर लेते हैं तो आप बहुत ही मतलब सिलेक्शन के करीब हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने नॉन टेक कहाँ से तैयार किया। जी बिल्कुल, नॉन टेक का बहुत ज्यादा रोल हो गया है जब से कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो नॉन टेक बहुत अच्छा कमांड हमारा नहीं था, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स जो थे वो मेरे 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार थे। और आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न रहा है वो करंट अफेयर को वरीयता दे रहा है। तो आप करंट अफेयर एक मुख्य भाग है, उसको आप तैयार करके रखिए। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कहाँ से पढ़ें। तो कोई 2 पत्रिका आप लीजिए जो अच्छे लेवल को, जैसे सक्सेस मिरर हुआ, प्रतियोगिता दर्पण हुआ, कोई भी 2। और इसके बाद जब एग्जाम के करीब पहुंचिए, आप 1 महीना रह जाए, तो आप स्पीडी का वार्षिकांक लाइए। स्पीडी का वार्षिकांक लाएंगे तो 1 महीना अगर उसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपको जो पिछले 3-4 महीने का जो भी मैगजीन्स पढ़े हैं वो कवर हो जाता है। तो मैंने जो किया था वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप चूज कर सकते हो। कम से कम 2 आप ये अच्छी पुस्तिका, अच्छे लेवल का मैगजीन्स लाइए पर मंथ वाली, और लास्ट में स्पीडी का वार्षिकांक ला करके पिछले 6 महीने का जो भी है आप उसको कवर कीजिए। ये रहा करंट अफेयर का सेक्शन। रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टैंडर्ड रीजनिंग की बुक लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हिंदी का जो इम्पोर्टेंट है, हिंदी पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हिंदी में कोशिश करिए कि 8, 9, 10 क्वेश्चन सही हो जाएं, क्योंकि वो सही करने लायक क्वेश्चन आते हैं वहां से। और बाकी और नॉन टेक में आपको रीजनिंग में स्पीड गेन करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। किसी भी एक इस बार का सेट आता है रीजनिंग का, उसका ले लीजिए, उससे करिए। तो ये बात रहा कि आशीष जी ने बताया कि कैसे यूपीपीसीएल जेई की प्रिपरेशन करना है
उन्होंने बताया कि टेक्निकल पोर्शन की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, नॉन टेक की तैयारी कहाँ से करनी, कैसे करनी है। तो आप लोग पूरी मेहनत से आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करिए और आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ये आप गारंटी अपने अपने आप को दीजिए। तो मैं आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। थैंक यू।